मैं अम्मा से मिलने गांव गया तो वहां सब कुछ बदल चुका था। घर में खामोशी थी और अम्मा जानवरों वाली बाल्टी से पानी पी रही थी। छोटा भाई सामने बैठा था तो इसने निगाहें चुरा ली, तो मैंने इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। तो भाभी मुझे गालियां देने लगी और बोली, अम्मा को लेकर निकलो, ये मेरा घर है। तो मैं अम्मा को साथ ले आया। तो बोली, बेटा बहू मुझे जानवरों वाला चारा देती थी। कुछ दिन बाद अम्मा फौत हो गई। तो मैंने भाई को बताने के लिए फोन किया तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि भाभी, मेरी माँ मेरा माथा चूम रही थी, कह रही थी बड़ी दुआएं की हैं मैंने कि तुम्हारी नौकरी वलायत में लग जाए। चलो शुक्र है तुम्हारी नौकरी लग गई। मैंने अम्मा से कहा कि आपने फिक्र नहीं करनी, मैं पैसे भेजता रहूंगा। मेरी वालदा ने दुआओं में मुझे रुखसत किया था। अपने गांव से पहले मैं शहर पहुंच गया और फिर वहां से दुबई। मुझे यहाँ पर एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी मिली थी। 7 साल से पहले मैं वापस पाकिस्तान नहीं जा सकता था। मेरा पासपोर्ट उसी फैक्ट्री के मालिक ने अपने पास रख लिया था। एग्रीमेंट में साइन कर चुका था। 7 साल का एक तवील अरसा था जो मुझे अकेले ही यहाँ पर अनथक मेहनत करके गुजारना था ताकि मेरे घर के हालात बेहतर हो सकें। 2 बहनें थीं और एक भाई। सबकी जिम्मेदारियां मुझ पर ही थीं क्योंकि वालिद साहब हयात नहीं थे। अम्मा ने अपना जेवर बेचकर मेरा वीजा लगवाया था। वहां मेरा दोस्त पहले से ही एक फैक्ट्री में काम करता था, उसी ने कहकर मेरी नौकरी भी पक्की करवा दी। मैं सिर्फ 10वीं जमात पास था लेकिन सुपरवाइजिंग करनी आती थी और पाकिस्तान में सुपरवाइजर को कम ही तनख्वाह मिलती है। बहरहाल परदेश में आकर मुझे अपनी माँ शिद्दत से याद आई थी। जब से अब्बा का इंतकाल हुआ था अम्मा बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ चुकी थी। मैं अपने हाथ से अपनी माँ को खाना खिलाता था। वो बहुत रोती थी, कहती थी मर्द औरत की बादशाहत होता है और मेरी तो बादशाहत ही मनोमर्ती नीचे जा चुकी है। जब तुम लोगों की बीवियां आ जाएंगी तो पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेंगी। मैंने कहा, अम्मा आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आप हमेशा इस घर में राज ही करेंगी। मेरा छोटा भाई भी मेरी माँ के पास बैठ जाता, कहता था कि अम्मा आप दिल छोटा ना करें, हम आपकी बहुत खिदमत करेंगे। बस भाई की एक बार नौकरी लग जाए, मेरी तालीम मुकम्मल हो जाए तो फिर मैं भी अच्छी नौकरी तलाश करूंगा। मेरी माँ कहती, अल्लाह तुम लोगों को कामयाब करे। मेरी सारी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं। आंखें बंद करता तो माँ का चेहरा आंखों के सामने आता। बचपन में किस तरह से वो मेरे पीछे भाग भाग कर मुझे देसी घी की चूड़ी खिलाती थी। बहरहाल पहला महीना दुबई में गुजारना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हुआ था। पूरा दिन काम में गुजर जाता था, पसीना ही खुश्क नहीं होता था। मैं वर्कर से सारा काम करवाता था। सब काम मुझे अपने सामने करवाने पड़ते थे ताकि कहीं भी किसी भी माल में गड़बड़ ना हो जाए। वहां पर मर्दाना पैंट्स बनती थीं और मुझे एक एक सिलाई देखनी पड़ती थी। बहुत थका देने वाला काम था। मैं रात को जब खाना खाकर लेटता तो आंखों में अम्मा का चेहरा घूमने लगता कि वो तो मेरे बगैर उदास हो गई होगी। ये उस वक्त की बात है जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, न किसी को ये पता था कि वीडियो कॉल क्या होती है। बहरहाल 1 महीने बाद मैंने छोटे भाई के अकाउंट में पैसे डलवाए, साथ में फोन भी किया। वो कहने लगा कि पैसे मिल गए हैं, मैं अम्मा को सारे के सारे पैसे दे दूंगा। हमारे गांव में बस नंबरदार के घर पर ही फोन था और मैं महीने में बस एक बार ही फोन करता था क्योंकि पैसे बहुत लगते थे और अम्मा से बस सलाम दुआ ही हो पाती थी। एक बार अम्मा ने मुझसे कहा कि छोटी बहन का रिश्ता आ गया है। मैंने अपनी जॉब के अलावा छोटे मोटे और काम शुरू कर दिए थे। रात के 2 बजे तक पेट्रोल पंप का भी काम पकड़ लिया। 6 महीने के अंदर अंदर मैं इतने पैसे भेज चुका था कि जिससे छोटी बहन की शादी मेरी माँ ने कर दी थी। उस दिन मैं बहुत रोया था क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिली थी और इधर अम्मा भी रोए जा रही थी कि तेरे बगैर कैसे तेरी बहन को रुखसत करूं, तेरा बाप भी यहाँ नहीं है। मैंने कहा, अम्मा मेरी भी मजबूरी है, 7 साल से पहले नहीं आ सकता। बहरहाल परदेश में रहने वाले अपनों की खुशियों पर बस आंसू ही बहा सकते हैं। वो यहाँ सिर्फ मेहनत करते हैं, जिंदगी किसी मशीन की तरह गुजारनी पड़ती है। ये सोच करके घर जाएंगे तो अपनों में बैठेंगे, सुकून से रहेंगे, क्योंकि यहाँ तो बस भाग दौड़ ही कर लें ताकि पैसे मिल जाएं, ये भी कर लें वो भी कर लें
ताकि पैसे और मिल जाएं। यहाँ आकर हमें ये होता है कि जितना हो सके काम करके पैसे पीछे अपने घर वालों को भेजें, ताकि वो सारे मामलात को निपटाने के बाद इतनी बचत रखें ताकि हम वापस आकर कुछ कर सके। लेकिन बहरहाल मैं अपनी सेविंग भी कर रहा था। बहन की शादी के बाद मैं बहुत उदास हो चुका था। बार बार अम्मा का ख्याल आता था कि वो तो मुझे याद कर करके रोती होंगी। अम्मा का मुझसे बहुत प्यार था, शायद इसलिए कि मैं सबसे बड़ा था और मुझे भी अम्मा से बड़ी मोहब्बत थी। बहरहाल वक्त गुजरने लगा, दूसरी बहन की शादी भी हो गई। मुझे यहाँ पर 3 साल बीत गए थे। अभी 4 साल और बाकी थे कि अगले ही साल मेरे सर पर मेरे भाई ने धमाका मार दिया कि वो शादी करना चाहता है। मैंने कहा तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? चलो बहनों की तो जिम्मेदारी थी, निभा दी। तुम अभी सब्र करो, अपनी तालीम मुकम्मल करो, फिर शादी कर लेना। लेकिन वो बज़िद था कि जिस लड़की को वो पसंद करता है इसका रिश्ता आ रहा है। एक फसाद सा बर्पा करके रख दिया था। मेरी माँ ने रोते हुए मेरी मिन्नत की कि खुदा के लिए पैसे भेजो और मैं इसकी शादी कर दूं। ये रोजाना घर में लड़ाई झगड़ा डालकर बैठ जाता है कि शादी उसी लड़की से करूंगा, वो नहीं मिलेगी तो खुदकुशी कर लूंगा। मुझे छोटे भाई रियाज पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन बहरहाल अगले 6 महीने में मैंने अनथक मेहनत की ताकि इसकी शादी हो जाए, क्योंकि अभी तक वो कुछ कमाता नहीं था, बस शादी का शौक चढ़ गया था। इस बीच किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं तो घर का सबसे बड़ा बेटा था। शायद बड़ों की जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं, जो खत्म नहीं होती। 3 साल गुजर चुके थे। जब भी अम्मा से बात करता तो वो चुप चुप सी रहने लगी थी, ज्यादा बात नहीं करती थी। मैं कहता रियाज ने नौकरी ढूंढी, अम्मा कहती नहीं कोशिश कर रहा है पर नौकरी नहीं मिल रही। फिर ये सुनने को मिला कि रियाज की बीवी मां बनने वाली है और डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है। मैं इस बार गुस्से से तपकर भड़क उठा कि मैंने रियाज को पालने का ठेका नहीं उठा रखा। इसको बोलें कुछ न कुछ करके कम से कम अपनी बीवी और बच्चे का खर्चा तो उठाए। मैं यहाँ बैठा इसके बच्चों को पालने के लिए मेहनत नहीं कर रहा। मुझे अपना नहीं सोचना क्या? मेरी कोई जिंदगी नहीं है? मेरी माँ मेरी सारी बातें चुपचाप सुनती रही, लेकिन बोली कुछ नहीं। अपनी भड़ास निकालने के बाद मैंने कहा, अच्छा अम्मा, परेशान ना हो, पैसे भेज देता हूँ, लेकिन रियाज को समझाएं, इस तरह तो इसे मुफ्तखोरी की आदत पड़ जाएगी। अम्मा ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं, मुझे लग रहा था जैसे कोई मसला है, कोई बात है। मैंने कहा, अम्मा क्या बात है? वो कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं, लेकिन लग रहा था कि आवाज में नमी है, जैसे वो रो रही हैं। मैंने कहा, अम्मा क्या कोई बात हुई है? क्या रियाज ने कुछ कहा है? वो कहने लगी, नहीं नहीं, रियाज ने मुझे क्या कहना, बेचारा नौकरी ढूंढ रहा है, मिल जाएगी। इन्हीं दिनों फैक्ट्री में काम करने वाली फातिमा से मेरी बातचीत होने लगी। वो भी पाकिस्तानी लड़की थी, इसका ताल्लुक कराची से था। वो भी अपने घर की कफालत के लिए ही यहाँ आकर काम कर रही थी। वो हॉस्टल में रहती थी, अच्छी लड़की थी, परदेश में काम करती थी, इसलिए मेरी तकलीफ से अच्छी तरह वाकिफ थी। हम दोनों ने ही एक दूसरे के घर के हालात का जिक्र किया था। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातचीत बढ़ने लगी। शादी तो मुझे भी करनी थी और इससे भी, इसलिए सोचा यही था कि पाकिस्तान जाकर अम्मा से फातिमा का जिक्र करूंगा। मुझे लगता था कि वो एहसास करेगी, मेरी माँ के साथ इसका रवैया बहुत अच्छा होगा। चलो अच्छा है कि जिंदगी कुछ बेहतर गुजर जाएगी। बहरहाल मैंने बार बार इस बात को महसूस किया था कि मेरी माँ जैसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कह नहीं पा रही। एक बार फातिमा कहने लगी, तुम्हारी अम्मा को मैं पसंद तो आ जाऊंगी ना? मैंने कहा, मेरी अम्मा बहुत अच्छी हैं, तुम बेफिक्र रहो। पता नहीं से किस बात की परेशानी थी। वो कहने लगी, बस एक बहन की जिम्मेदारी रह गई है, इसकी भी शादी हो जाए तो फिर मैं वापस पाकिस्तान चली जाऊंगी। मेरे पाकिस्तान जाने में भी 2 साल बाकी थे, लेकिन वो 6 महीने में ही वापस जा चुकी थी। जिस दिन वो जा रही थी मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो भी रो रही थी। कहने लगी, मैं तुमसे राब्ता रखूंगी। मैंने कहा, देख लो, मेरे पाकिस्तान आने में अभी 1.5 साल बाकी है, मेरे साथ बेवफाई ना करना। वो कहने लगी, नहीं करूंगी, तुम्हारा इंतजार करूंगी। अपने घर का पता तो इसने मुझे दिया था, फोन नंबर भी दिया था। शुरू के 2-3 महीने में जब भी इसे फोन करता तो वो मुझसे बात कर लेती थी, लेकिन इसके बाद इसके फोन पर बेल होती रहती थी, पर मेरी से बात नहीं हो रही थी।
मैं बेचैन सा हो गया। एक तरफ मुझे फातिमा की फिक्र खाई जा रही थी और दूसरी तरफ अपनी वालदा की, क्योंकि वो अब चुप चुप सी रहने लगी थी। वो मुझसे ठीक से बात नहीं करती थी। मैं कुछ भी कहता रहता, बस सुनती रहती। मेरा दिन अब बेचैन रहने लगा था। मैं कई बार फातिमा से भी राब्ता करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था। दिल में बार बार हौल उठने लगते कि कहीं इसकी कहीं और शादी ना हो गई हो। ऐसे वसवसे मुझे बेचैन करने लगे थे। मेरा काम में दिल नहीं लगता था। मैं थक चुका था। पिछले 6 साल से मेहनत कर रहा था। मेरी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। लेकिन फिर एक बार रियाज का फोन आया कि भाई, मेरा दूसरा बच्चा होने वाला है, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। लेकिन इस वक्त मेरी बीवी बेहद परेशान है, क्योंकि डॉक्टर ने इस बार भी ऑपरेशन बताया है। मैं छोटे भाई को क्या जवाब देता, क्या कहता? बहरहाल मैंने इसको पैसे भेज दिए। एक बार अम्मा से बात कर रहा था तो वो बहुत खांस रही थीं। मुझसे बात ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा, अम्मा आपको क्या हुआ है? इतनी खांसी क्यों आ रही है? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? वो कहने लगी, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा, लग तो नहीं रहा। आपको रियाज डॉक्टर के पास लेकर गया है कि नहीं? वो कहने लगी, हाँ दवाई खा रही हूँ, बस तुम्हें तो पता है कि खांसी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। फिर कहने लगी कि रियाज ने गायें खरीदनी है ताकि दूध का काम कर सके। अगर तुम उधार 10 लाख भेज दो, जैसे इसका काम चलेगा वो तुम्हें वापस कर देगा। मैंने कहा, अम्मा मेरे पास यही पैसे हैं जो मैंने अपने लिए जमा किए हैं। वापस आकर मुझे भी तो कोई काम करना है, मुझे अपनी शादी के बारे में भी सोचना है। मैंने अभी तक अम्मा से फातिमा का जिक्र नहीं किया था। अम्मा कहने लगी, फिर मैं भाई को पैसे दे दूं, अगर इसका काम चल गया तो यहाँ जब तुम आओगे तो तुम्हें भी फायदा ही होगा। बहरहाल मैं अपनी माँ को इनकार नहीं कर पाया। 10 लाख की रकम मैंने दे दी। मुझे फातिमा की भी फिक्र खाई जा रही थी, क्योंकि दोबारा इसने कोई राब्ता नहीं किया था। लेकिन आखिरी बार जब बात हुई थी तो बहुत खुश थी। कहती थी, मैंने अपनी माँ से आपका जिक्र किया है। मेरी माँ को कोई एतराज नहीं, लेकिन इसके बाद से इसका फोन बंद था। हालांकि ये फोन इसके अपने घर पर लगा हुआ था। मैं बेहद परेशान था। पता नहीं फातिमा मेरी किस्मत में थी कि नहीं। इसने तो मुझसे कोई ऐसी बात कही ही नहीं कि इसका पहले से कहीं रिश्ता हुआ है या नहीं। इसे कुछ डर है, खौफ है, कोई बात इसने मुझसे नहीं की थी। जिस तरह से मेरी जिंदगी में अचानक से आई थी, वैसे ही वो अचानक से जा चुकी थी। मेरा दिल अफसुर्दा सा रहने लगा था। दूसरी तरफ मेरी माँ की फिक्र मुझे सताती रहती थी, जो चुप चुप रहने लगी थी। बात करती तो बस यही कहती कि रियाज परेशान है, इसे पैसों की जरूरत है। अब तो रियाज का काम अच्छा हो गया होगा। दूध का काम तो वैसे भी बहुत चलता है। परदेश की तन्हाई में यहाँ दिन रात मेहनत और मुशक्कत से भरपूर था। एक शाम मैंने माँ को फोन किया, वो रोने लगी। अम्मा की रोती हुई आवाज सुनकर तो जैसे मेरी जान निकली थी। मैंने कहा, अम्मा आप क्यों रो रही हैं? वो कहने लगी, बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमारी किस्मत में ही शायद ये सब लिखा है। ये कहकर वो फिर से रोने लगी। मैंने कहा, अम्मा आप क्यों रो रही हैं? क्यों मेरी जान निकाल रही हैं? बताएं क्या हुआ है? वो रोते हुए कहने लगी, बेटा रियाज की गाय मर गई है। एक गाय को सांप ने काट लिया और दूसरी बीमार होकर मर गई। सारे पैसे डूब गए। ये सुनकर मेरे दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मारा था। मैंने जो पैसे खून पैसे की कमाई से भेजे थे वो सब जाया हो गए थे। मैं तो जैसे अपना दिल थाम कर बैठ गया। मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। अम्मा आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्या रियाज ने कुछ नहीं किया? अम्मा ने आहिस्ता से जवाब दिया, बेटा वो कोशिश कर रहा था लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब इसमें इस बेचारे का क्या कसूर? मेरा जी चाहा कि फूट फूट कर रोने लग जाऊं। पिछले 6 साल की मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। कुछ मुझे हैरत भी थी कि ये कैसे हो सकता है। कैसे गाय मर गई, एक बीमार होकर और दूसरे को सांप ने काट लिया। मैंने फोन बंद किया, लेकिन दिल में एक तूफान बरपा था। परदेश में रहकर मेहनत करना आसान नहीं, और जब अपनों की लापरवाही सामने आए तो दिल पर मजीद बोझ पड़ जाता है। अगले दिन मैंने रियाज को फोन किया। उसने बताया कि वो गाय के इलाज के लिए डॉक्टर को लाया था, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मैंने इसे समझाया कि मेहनत और जिम्मेदारी से काम करे ताकि माँ को मजीद तकलीफ ना हो। वो कहने लगा कि मैंने अब ये काम करना ही नहीं है। वैसे भी ईद उल अज़हा आने वाली है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर कुछ पैसे मिल जाते तो मैं बकरे खरीद कर रख लेता। जैसे ईद आएगी बकरे बेच दूंगा, अच्छा नफा हो जाएगा। फिर कहने लगा, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप मुझे सिर्फ 3 लाख का इंतजाम करके दे दें तो इस बार मैं इतने पैसे कमा लूंगा कि पिछले पैसे भी आपको वापस कर दूंगा।
میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اب کیا کروں۔ میں نے اپنے چند دوستوں سے ادھار پیسے لیے اور ریاض کو بھیج دیے۔ کچھ دن بعد اماں کا فون آیا تو اس بار اماں کی آواز کچھ بہتر تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگلی تنخواہ سے کچھ پیسے بچا کر ماں کے لیے بھیجوں گا تاکہ وہ دوبارہ کسی مشکل میں نہ پڑے۔ پردیس کی زندگی میں جہاں ہر دن ایک نئی آزمائش ہوتی ہے، وہاں اپنوں کے ایسے پیغامات ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ میرے اندر بھی کافی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی تھی۔ ایک طرف فاطمہ کی طرف سے میں مایوس ہونے لگا تھا اور دوسری طرف چھوٹے بھائی کا کوئی کام ہی نہیں لگ رہا تھا۔ ایک سال میں نے انتھک محنت کی۔ ایک سال بعد جب میں واپس پاکستان پہنچا تو میرے سر کے بال کافی سفید ہو چکے تھے، حالانکہ میری عمر صرف 30 سال تھی، لیکن ذمہ داریوں نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا، تھکا کے رکھ دیا تھا۔ ایک تھکا دینے والا سفر کر کے جب میں اپنے گاؤں پہنچا تو گاؤں کا تو نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ کچے مکانات پکے مکانات میں تبدیل ہو گئے تھے، گلیاں سڑکوں میں بدل چکی تھیں۔ گاؤں نے تو کافی ترقی کر لی تھی۔ ان 7 سالوں میں اپنے گھر پہنچا تو گھر کا نقشہ بھی کافی بدلا ہوا تھا، شاید گھر بنوایا گیا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ ریاض نے کھولا تھا۔ مجھے سامنے دیکھ کر وہ بری طرح سے چونک گیا، کہنے لگا بھائی آپ آ گئے، خبر تک نہیں کی۔ میں نے کہا بس تم لوگوں کو اچانک سے ملنا چاہتا تھا۔ میرا بیگ دیکھ کر سب سے پہلے ریاض نے میرے ہاتھ سے بیگ ہی پکڑا تھا۔ میں اندر آیا، میری نظریں اپنی ماں کی متلاشی تھیں۔ 7 سال بعد میں نے اپنی ماں کو دیکھنا تھا جو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب بائیں طرف میری آنکھیں گئیں تو میں سانس لینا بھول گیا۔ ریاض کی 3 گائیں وہیں کھڑی تھیں۔ ایک چھوٹا سا بڑا بنا ہوا تھا، اس کی کوئی گائے مری نہیں تھی، اور اپنی ماں کو گائے کے باڑے میں مٹی سے اور گوبر سے لت پت دیکھ کر میری جیسے جان نکلی تھی۔ وہ کھانس رہی تھی، پورے ہاتھ مٹی سے اور گوبر سے بھرے ہوئے تھے، اس کے وہ آپلے بنا کر دیواروں پر لگا رہی تھی۔ پھر جب پیاس کی شدت نے تنگ کیا تو جس جگہ سے گائے پانی پیتی تھی وہیں سے اماں نے مٹی کا گلاس بھرا اور پانی پینے لگی۔ یہ دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ میں بھاگا دوڑا اماں کے پاس گیا۔ شاید اماں کی نظر بہت کمزور ہو گئی تھی، وہ پہلے سے کافی کمزور لگ رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے تھے اور سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ کھانس بھی رہی تھیں۔ مجھے سامنے دیکھا تو ہاتھ سے مٹی کا گلاس زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ شاید انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے جلدی سے اپنے ہاتھ دھوئے اور مجھے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ تم آ گئے، کب سے تمہارے انتظار میں میری آنکھیں ترس گئی تھیں۔ میں بھی اپنی ماں کے ساتھ لگ کر رونے لگا، البتہ میرا بھائی نظریں چرائے ایک طرف کھڑا تھا۔ پھر اس کی بیوی باہر آ گئی، گوٹے والا گلابی رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، میک اپ کیا ہوا تھا، ایک بچے کو گود میں پکڑا ہوا تھا، دوسرا بچہ زمین پر چل رہا تھا۔ دونوں بچوں کے کپڑے صاف ستھرے تھے اور بھائی کی بیوی لشکاریں مار رہی تھی، میک اپ کیا ہوا تھا، اچھے کپڑے پہنے تھے۔ بس میری ماں ہی عجیب حلیے میں تھی، جیسے ماں نہ ہو ملازمہ ہو۔ میں نے ریاض سے کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ گائے مر چکی ہے، تمہاری تو تینوں گائیں زندہ ہیں۔ وہ کہنے لگا وہ مر چکی ہیں، یہ میں نے ادھار پیسے لے کر خریدی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ نظریں چرا رہا تھا۔ پہلے سے کافی اچھی صحت ہو چکی تھی، اس کی بیوی بھی صحت مند تھی، بچے بھی۔ اس کی بیوی نے مجھ سے سلام کیا، میں نے روکھا سا جواب دیا تھا۔ اپنی ماں کی حالت میلے اور گندے کپڑے دیکھ کر میرا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ میں نے کہا تم نے اماں کا یہ خیال رکھا ہے؟ وہ کہنے لگا کیا ہوا اماں کو؟ میں نے کہا تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ تمہاری بیوی یوں سج دھج کے بیٹھی ہے جیسے کہیں دعوت پر جا رہی ہو، اور میری ماں کے کپڑے دیکھے ہیں، یہ عمر ہے اس کی گوبر کے آپلے لگانے کی۔ وہ کہنے لگا روزانہ میری بیوی ہی کام کرتی ہے، آج اماں ضد کر کے خود کام کرنے لگی تھی، اور میری بیوی واقعی کہیں جا رہی ہے، میں اسے میکے چھوڑنے جا رہا ہوں۔ پھر اپنی بیوی سے کہنے لگا چلو شائستہ تو میں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ میں تو ریاض کے تیور دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس کی بیوی نے ایک بچہ گود میں پکڑا ہوا تھا، دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور ریاض کے ساتھ باہر چلی گئی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تھا، میں نے کہا اماں آپ نے منہ سے جھوٹ بولا کہ اس کی گائے مر گئی ہے۔ وہ کہنے لگی کیا کہتی بیٹا، بڑی لمبی کہانی ہے، تم بیٹھو میں تمہارے لیے روٹی پکاتی ہوں۔ میں نے کہا رہنے دے، میں بازار سے لے آتا ہوں، آپ نہائیں، اچھے کپڑے پہنے۔ میری بات سن کر ذرا سا مسکرائیں، پھر کہنے لگیں اچھے کپڑے کیا ہوتے ہیں بیٹا، مجھے تو پتا نہیں، یہی 4 جوڑے ہیں جو میں بدل لیتی ہوں، سب کے سب پرانے ہو چکے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کیا ریاض اماں کو کچھ بھی پیسے نہیں دیتا تھا۔ بہرحال میں بازار گیا، تندور سے روٹیاں خریدیں اور پکوان والے سے تھوڑا سا سالن خریدا۔
जब घर वापस आया तब तक अम्मा नहा चुकी थी, लेकिन जो कपड़े पहने थे वो भी जगह जगह से पहन शुदा थे। मेरी माँ के चेहरे पर जरा भी रौनक ना थी, रंगत पीली और काली हो चुकी थी। खाना खाया तो आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, अम्मा क्या हुआ? वो कहने लगी, कुछ नहीं बेटा। अभी भी वही चुप इनकी जबान पर ठहरी हुई थी। वो कुछ नहीं बता रही थी। बहरहाल मैं सोच चुका था कि रियाज से कहूंगा कि मेरी सारी रकम वापस करे, लेकिन रात को जब अपनी बीवी के साथ आया तो सीधा कमरे में चला गया। मैंने अगली सुबह का इंतजार किया। अगले रोज जब मैंने रियाज से कहा कि मेरे पैसे वापस करो, मैंने भी कोई काम कारोबार करना है, तो वो कहने लगा, कौन से पैसे? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैंने कहा, वही पैसे जो अब तक मैं तुम्हें उधार दे चुका हूँ, 13 लाख रुपए। मेरे पैसे वापस करो। वो कहने लगा, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और अगर आपने ज्यादा शोर शराबा किया तो मैं अपने सालों को बुला लूंगा। मेरे 5 साले हैं, हड्डी पसली तोड़ कर रख देंगे। ये सुनकर मैं हैरान रह गया कि वो तो मेरे साथ बदमाशी पर उतर आया था। मेरी माँ रोने लगी। वो कहने लगी कि नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। मैंने कहा, ऐसे कैसे कुछ करेगा? मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसको बुलाना है ये बुला ले, मैं भी देखता हूँ ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है। मेरी माँ कहने लगी, बेटा तुम चुप कर जाओ, हमने किसी से नहीं लड़ना। इसके साले बदमाश हैं, हमने किसी से नहीं लड़ना। मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। मेरी माँ बहुत खौफजदा थी, डर रही थी। फिर मुझे पता चला कि रियाज अम्मा से अंगूठे लगवाकर घर भी अपने नाम करा चुका है। मेरी बहनें भी मेरे साथ लगकर रोने लगीं, क्योंकि इनकी शादी के सारे पैसे रियाज ने रखे थे और बहनों को बस थोड़ा सा ही जहेज देकर चलता किया था। मेरे पास बस 10 लाख थे। मैं अपनी माँ को लेकर कराची आ गया। वहाँ मैंने एक बड़ी सी फैक्ट्री में सुपरवाइजिंग की नौकरी कर ली। मैं फिर अपनी वालदा के साथ फातिमा के घर गया। वहाँ ताला लगा हुआ था। पता चला कि घर बिक चुका है। मैंने पूछा कि वो कहाँ है, तो पता चला कि इसने किसी और इलाके में घर खरीद लिया है। बड़ी मुश्किल से मैंने फातिमा का पता हासिल किया। जब वहाँ गया तो इसकी वालदा का भी इंतकाल हो चुका था। वो अपने घर में अकेली रहती थी। मुझे देखकर हैरान रह गई। मेरी वालदा को देखकर फटाफट से इसने सर पर दुपट्टा लिया। हम दोनों ही इसके घर के अंदर आ गए। फातिमा बताने लगी कि इसकी वालदा का इंतकाल हुआ तो बहनों ने अपने अपने हिस्से मांग लिए थे, इसलिए इसे घर बेचना पड़ा। वो इस छोटे घर में आ गई। यहाँ वो अकेली रहती है और मेरा फोन नंबर इसके पास था नहीं। जब इसने राब्ता किया तो मैं पाकिस्तान आ चुका था। बहरहाल मेरी वालदा ने फातिमा का रिश्ता मुझसे तय कर दिया। बड़ी सादगी से मेरा निकाह फातिमा से हुआ था, लेकिन मेरी माँ बहुत बीमार रहने लगी थी। जब मैंने अपनी वालदा का चेकअप करवाया तो पता चला कि मेरी माँ के गुर्दे खराब हो चुके थे, क्योंकि गंदा पानी और घास फूस ही मेरी माँ को खाने को मिलता था। रियाज और इसकी बीवी ने मेरी माँ के साथ जानवरों वाला सलूक किया था। मेरी माँ बीमार थी। जिस स्टेज पर थी वहाँ सेहतयाबी मुमकिन नहीं थी। फिर भी फातिमा ने इनकी बहुत खिदमत की। चंद महीने में ही इनका इंतकाल हो गया। जब मैंने ये खबर रियाज को दी तो वो फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, सारा मेरा कसूर है, मेरी बीवी ने अच्छा नहीं किया। मैं इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था और वो एक लालची औरत निकली। इसने सारे पैसे मुझसे हथिया लिए और मेरी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। अगर मैं इसे रोकता तो मुझे आंखें दिखाती थी। फिर मैं भी चुप हो गया। मुझसे यही कहती थी कि अपने भाई से पैसे मांगो, और मैं भी आपसे पैसे मांगता रहा। मेरे 5 साले हर वक्त मुझे धमकियां देते थे और जो पैसे आप भेजते थे वो भी मुझसे छीन लेते थे। अगर मैं इन्हें कुछ कहता तो वो बदमाशी दिखाते थे। और आज मेरी बीवी मुझे घर से धक्के देकर निकाल चुकी है, क्योंकि घर वो अपने नाम करवा चुकी है। इसे बस मेरे पैसों से प्यार था। मैं बेआसरा हो चुका हूँ। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा कि मेरे पास वापस आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी माँ तुम्हारी वजह से मर गई। तुमने इसकी कदर नहीं की, तुम एक औरत के पीछे लग गए। अगर इसे तुम शुरू से ही ठीक रखते तो वो ठीक रहती, लेकिन तुमने इसे सर पर चढ़ा लिया। मैं तुम्हें अपने घर पर कभी नहीं रखूंगा। तुमने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है। मुझे जो नुकसान पहुंचाया सो पहुंचाया, लेकिन जो रवैया तुमने मेरी माँ के साथ अपनाया मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम दर दर की ठोकरें खाते रहो। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। हालांकि फातिमा ने मुझे कहा कि अपने भाई को माफ कर दो, लेकिन मुझे अपनी माँ का बहुत दुख था। पिछले 7 सालों से वो अजियत की जिंदगी गुजार रही थी और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रियाज था। जिस बीवी की बातों में आकर इसने मेरी माँ के साथ बदसलूकी की, आज वही बीवी से बेघर कर चुकी थी। अल्लाह ऐसे नौजवानों को कभी कामयाबी देता ही नहीं है जो अपनी माँ के साथ इस तरह का बुरा रवैया इख्तियार करते हैं।